डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष विराम के बाद स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान वार्ता की तैयारी तेज। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के भी शामिल होने की संभावना। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। नायरंगपुर में सीएम 47,600 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। शिवसेना यूबीटी में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे का बड़ा दांव। शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर कहा, मैं अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन पार्टी को चोरों के हाथों में नहीं जाने दूंगा। उद्धव ने कांग्रेस में विलय के दावों की भी खारिज किया दावा। वहीं एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे को दो टूक जवाब, कुत्ते भौंकते हैं, टाइगर शिकार करता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से, जहां पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की नई उम्मीद दिखाई दे रही है। दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए समझौते ज्ञापन के बाद अब स्विट्जरलैंड में नई वार्ता की तैयारी तेज हो गई है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना हो चुके हैं, जहां दोनों देशों के बीच संभावित परमाणु समझौते को लेकर बातचीत हो सकती है, जबकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के भी शामिल होने की संभावना है। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष विराम को वार्ता की सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 14 सूत्रीय समझौते में प्रतिबंधों में डील, हॉर्मुज़ मार्ग और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शामिल है। ईरान ने कहा है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग खत्म कराने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। अगर समझौते का उल्लंघन होता है तो इसके लिए वॉशिंगटन को जिम्मेदार माना जाएगा। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में हुए इजरायली हवाई हमलों में 47 लोग मारे गए और 97 घायल बताए जा रहे हैं। 2 मार्च से अब तक मरने वालों की संख्या 3,980 पहुंच चुकी है। उधर एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मजबूरी में बातचीत की मेज पर नहीं आया, बल्कि ईरान खुद आया है। उन्होंने कहा कि अगले 60 दिनों तक ईरान को अमेरिका से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अगली बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और जनजातीय विकास कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दोनों नेता पहाड़पुर गांव में धार्मिक स्थलों का दर्शन करने के साथ साथ स्कूल और कौशल विकास केंद्र का भी निरीक्षण करेंगे। रायरंगपुर में आयोजित राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। इस अवसर पर 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इन परियोजनाओं का संबंध ऊर्जा, औद्योगिक अवसंरचना, सड़क संपर्क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और सिंचाई जैसे प्रमुख क्षेत्रों से है। ओडिशा के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल जाएंगे। पीएम मोदी 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर वहां रहेंगे। इस दौरान वो हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। किसानों के लिए कई केंद्रीय योजनाओं की शुरुआत भी वो करेंगे। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस पर कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर आयोजित समारोह में स्वदेशी तकनीक से निर्मित 3 अत्याधुनिक नौसैनिक पोतों आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को नौसेना में शामिल करेंगे। अग्रिम पंक्ति के इन तीनों पोतों को नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है, जबकि इनका निर्माण कोलकाता के सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। नौसेना ने बताया है कि इन तीनों प्लेटफॉर्मों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इससे रक्षा परितंत्र मजबूत हुआ है और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं।
नौसेना के मुताबिक ये तीनों प्लेटफॉर्म गहरे समुद्र में ऑपरेशन मजबूत करने, समुद्री क्षेत्र की जागरूकता बढ़ाने और उभरते खतरों के खिलाफ तटीय सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। आईएनएस दूनागिरी भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत है, जिसे उन्नत स्टील्थ तकनीक और आधुनिक हथियार प्रणाली से सुसज्जित किया गया है। आईएनएस संशोधक भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से विकसित सर्वेक्षण पोत है, जिसे समुद्री क्षेत्रों के वैज्ञानिक और सामरिक सर्वेक्षण के लिए तैयार किया गया है। आईएनएस अग्रय भारतीय नौसेना का एक आधुनिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान पोत है, जिसे स्वदेशी तकनीक और भारतीय शिप बिल्डिंग क्षमता के आधार पर विकसित किया गया है। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया कि उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी का विलय कांग्रेस में हो सकता है। दरअसल बागी सांसदों ने शिवसेना यूबीटी के कांग्रेस में विलय की आशंका को पार्टी छोड़ने की वजह बताई थी। 19 जून को पार्टी के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के साथ 30 साल रहकर भी हम बीजेपी में विलीन नहीं हुए तो कांग्रेस में विलीन होने की बात कहां से आ गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मुझ पर जो आरोप लगे हैं, अगर आपको सही लगता है तो कहो, मैं शिवसेना पक्ष प्रमुख पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर पार्टी का ही कोई व्यक्ति अगला शिवसेना प्रमुख बनता है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं इसे चोरों के हाथों में नहीं जाने दूंगा। शिवसेना यूबीटी चीफ ने कहा कि शिवसेना किसी में विलय होने के लिए नहीं बनी है। शिवसेना मराठी मानुष के अधिकारों और संघर्ष के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि कांग्रेस ने हमें कभी परेशान नहीं किया। हमारा आधा राजनीतिक जीवन कांग्रेस के विरोध में बीता है, क्योंकि उस समय हम बीजेपी के साथ थे और बाला साहेब ठाकरे उनके समर्थन में खड़े रहते थे। कांग्रेस ने हमारे लोगों को तोड़ा, लेकिन उन्हें कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। कांग्रेस ने हमें परेशान किया, लेकिन इतना नहीं किया। मातोश्री की ओर लालच भरी नजरों से नहीं देखा। कांग्रेस ने कम से कम अपने शब्द का सम्मान किया। उधर शिवसेना के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे और उनके गुट पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि महायुति गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके रिश्तों में दरार की बात सिर्फ अफवाह है। शिंदे ने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन बाघ शिकार करता है। उनके इस बयान को उद्धव गुट के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए शिंदे ने कहा कि अगर बाला साहेब ठाकरे आज जीवित होते तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते। शिंदे के मुताबिक राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 हटाने जैसे मुद्दे बाला साहेब ठाकरे के लंबे समय से जुड़े सपनों में शामिल थे, जिन्हें मौजूदा नेतृत्व ने पूरा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास अब ठोस मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वो सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति कर रहा है। शिंदे ने कहा कि जनता ने कई चुनाव में अपना फैसला सुना दिया है और आगे भी विकास के मुद्दे पर ही समर्थन मिलेगा। शिवसेना स्थापना दिवस के मंच से दिए गए इस भाषण को महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए सर्वजीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर पर? कल जो है मुंबई में शिवसेना का जो 7वां जो स्थापना दिवस है, इस पर सभा की गई थी। सभा में एक दूसरे जो है तंज कसने का जो काम किया गया था। जिस तरह से जो एकनाथ शिंदे के पास जो 6 सांसदों के संपर्क होने की जो बात कही गई थी, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि वो पार्टी कांग्रेस में जो है विलीन होने वाली थी, जिसकी वजह से हमने ये फैसला लिया है। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर ऐसा होता तो मैं अपने पद से राजीनामा देता हूं, ऐसा भावुक उन्होंने कहा। लेकिन वहीं एक तरफ ऑपरेशन टाइगर का जवाब देते उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अब तोड़वा चलेगा। जिस तरह से दल बदल का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इस पर आरोप लगाते हुए अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अब उन्हें जो है अपना जब चुनाव के लिए जब वो मैदान में जाएंगे तब उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर तंज कसने का जो काम है वो कल किया गया था। दोनों एकनाथ शिंदे की तरफ से उद्धव ठाकरे को तंज कसा गया, ठाकरे की तरफ से एकनाथ शिंदे के जो लोग हैं उन्हें तंज कसा गया। दोनों की सभाओं में आरोप प्रत्यारोप का जो है भाषण देखा गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर, परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के समर्थक आज फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शुक्रवार को समर्थकों से थाली और चम्मच लाने की अपील की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई बर्तन बजाने की अपील की याद दिलाई। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में दिपके ने कहा, कल जंतर मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले सभी लोगों को अपने साथ थाली और चम्मच लाना चाहिए। बाकी कहानी तो आप जानते ही हैं। युवाओं के नेतृत्व वाले इस संगठन ने बताया कि उन्हें 20 जून को दोपहर 1 बजे होने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से मंजूरी मिल गई है। इस प्रदर्शन में वे नीट पेपर लीक विवाद और परीक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। बता दें कि आज होने वाला विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर 6 जून को हुए प्रदर्शन के बाद दिल्ली में इस ग्रुप का दूसरा विरोध प्रदर्शन होगा। इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने पुणे, लखनऊ, अमृतसर, बेंगलोर, हैदराबाद और जयपुर समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए थे। प्लेट और चम्मच साथ लाने की अपील प्रधानमंत्री की उस अपील की याद दिलाती है जो उन्होंने मार्च 2020 में की थी। तब उन्होंने नागरिकों से कहा था कि वे कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स का आभार जताने के लिए अपनी बैल्कनी से ताली बजाएं और बर्तन खड़खड़ाएं। इसके अलावा दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी अपील की है जिन्होंने परीक्षा से जुड़े विवादों के बीच कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को भी दोहराया और कहा कि जवाबदेही जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अब तक 11 छात्रों ने आत्महत्या की है, जिनमें से 5 मौतें पिछले 48 घंटों में हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक से राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सहित 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह को संबोधित भी किया, जहां अयोध्या के रुदौली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों और सेवकों पर गोलियां चली और जय श्री राम के उद्घोष पर लाठियां बरसाई गई। विपक्ष के लोग राम का नारा लगाने पर गोली चलवाते थे। इनके दोगले चरित्र को तो देखिए। राम मंदिर बन न पाए, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील उतारकर मंदिर के निर्माण में अड़ंगा लगाने का काम किया था। उन्होंने आगे कहा कि ये आज यही लोग राम भक्तों के सम्मान की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार जय श्री राम कहने पर गोली चलवाती थी। अयोध्या का अपमान करने वालों से सावधान रहें, हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रनायकों का सम्मान, वीरों और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा भाव हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है। उसी राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से प्रेरित होकर हमारी डबल इंजन की सरकार ने सरकार बनने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, महारानी अवंतीबाई, लोधी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी के नाम पर अनेक अभियान प्रारंभ कराए। अयोध्या के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी। इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अयोध्या में कथित चंदा चोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है।
संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी और ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान अयोध्या में सामने आए कथित चंदा चोरी के मामले को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उससे भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही हैं। आप सांसद ने दावा किया कि हिरासत में लिए गए लोगों के बयान सामने आ चुके हैं, चोरी के सामान की बरामदगी भी हो चुकी है और कई तथ्य सार्वजनिक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल समेत किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। भ्रष्टाचार की एक के बाद दूसरी पोल खुलती जा रही है और ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे और चंदे में चोरी हो रही है, उसको पूरा संरक्षण ईडी पार्टी की सरकार दे रही है। इस देश में एक ईडी पार्टी काम करती है जो हर छोटे बड़े मामले में ईडी भेज देती है, सीबीआई भेज देती है, लेकिन प्रभु श्री राम के दान पात्र में सैकड़ों करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है। एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।